लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्र सीमा में भेजा गया और उन्होंने वो जहाज डुबो दिया जिसमें 1200 लोग मारे गए। इसका बहाना लेकर अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का सपना देखा और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेशी नीति को नियंत्रित करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR बनाया, जो अमेरिका के सरकार के नियंत्रण में ना होकर बैंकर्स के का एक गुप्त समूह था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले एक खुफिया बैठक चल रही थी। इस समूह का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ा। यह बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहां से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। जब लोगों को सारा पैसा इस जुए में लगा था, तो बैंकरों ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रैश करा दिया। लोगों की सारी संपत्ति एक दिन में ही लूट गई। बाकी शेष कसकर ब्याज दरें बढ़ाकर पैसे की कमी कर मंदी लाकर कर दी गई। 1929 से 1933 तक महामंदी का दौर रहा, जिसमें हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए। बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई और आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए। भीख मांगकर खाना तक मुश्किल हो गया था। मोनेंट ने एक बार लिखा था, मनुष्य के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थाओं के बिना कुछ भी अस्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है, तब अच्छी संस्थाएं इसे बचाती है। 10 जून 1932 को उनका एक बयान। कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्थान है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है। यह यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और गिराता है। महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे, जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सके। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक ट्राइलेटरल कमीशन बना, जिसमें बाद में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहां बैठकर दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है। बैंकर्स ने जर्मनी सरकार के माध्यम से लेनिन और ट्रोट्स्की के प्रति क्रांति के लिए $2 बिलियन की मदद की, जिसके बाद नवंबर में रूस में क्रांति और साम्यवाद के नाम पर खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकर्स के एजेंट सत्ता में आ गए। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक बुक है बैंकों का मायाजाल, उसका हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है। तो जो आज है डे 13, यानी कि एपिसोड 13 है, 13 है। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो ये है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। और कैसे बैंकर्स ने इस युद्ध को स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़वाया था, क्योंकि हर युद्ध में किसी न किसी को आर्थिक रूप से इतना फ़ायदा मिलता है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी आप वॉर देखते हो, झगड़ा देखते हो एक देश से किसी और देश में, उसमें एक इंसान कैपिटलिज्म को बहुत सारे आर्थिक मुनाफे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो इतिहास को आज फिर से खंगालते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। लेट्स गो। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हुआ। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते थे। अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं, बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते थे, क्योंकि इसमें बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर थे। इस युद्ध से अकेले रॉकफेलर ने उस समय $20 करोड़ कमाए, जबकि युद्ध का खर्च $3000 आया और करोड़ों लोग मारे गए और बर्बाद हो गए। एक बातचीत जो ग्रे थे इंग्लैंड के विदेश सचिव थे, और हाउस जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख सलाहकार के बीच हुई, जो बाद में सार्वजनिक हुई। और वो बात था, ग्रे ने कहा था, जो इंग्लैंड के विदेश सचिव थे, उन्होंने कहा था, अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डुबा दे जिस पर अमेरिका के नागरिक हों। तब हाउस कहते हैं, जो विल्सन प्रमुख के सलाहकार थे, वो बोलते हैं, मेरा मानना है कि अमेरिका में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह हमें युद्ध में ले जाने के लिए काफ़ी है। लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्र सीमा में भेजा गया और उन्होंने वो जहाज डुबो दिया जिसमें 1200 लोग मारे गए।
इसका बहाना लेकर अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था। नेक्स्ट टॉपिक है रूस की क्रांति 1917। रूस की ताकत अमेरिका से ज़्यादा होने लगी थी और तेल का उत्पादन भी अमेरिका से ज़्यादा होने लगा था। बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा जॉर्ज के साथ साझा किया तो उसने इस समर्थन नहीं किया और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। इससे बैंकर्स की नज़र में वो खटकने लगा। फरवरी 1917 में रूस में एक जनविद्रोह हुआ और क्रांति हो गई। यह क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी, परंतु बैंकर्स ने जर्मनी सरकार के माध्यम से लेनिन और ट्रोट्स्की के प्रति क्रांति के लिए $2 बिलियन की मदद की, जिसके बाद नवंबर में रूस में क्रांति और साम्यवाद के नाम पर खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकर्स के एजेंट सत्ता में आ गए। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजीन लियोन्स ने लिखा है, लेनिन, ट्रोट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया था। पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त बाजार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर के लिए खुला छोड़ दिया। 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस प्रणाली को पैसे बिना अर्थव्यवस्था के कम्युनिस्ट विचार के विरुद्ध जाकर 1920 में भंग कर दिया गया, जिसके बारे में एडवर्ड ग्रिफिन अपनी पुस्तक द क्रीचर फ्रॉम जैकल आइलैंड में लिखते हैं। 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल जार के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकी बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विदेशी पूंजी का हिस्सा अधिकांश इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से आया था। नए बैंक के विदेश प्रभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त मैक्स मई न्यूयॉर्क में मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी के उपाध्यक्ष थे। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद के वर्षों में ब्रिटिश और अमेरिकी कारोबार के लिए सोवियत संघ द्वारा जारी किए गए बड़े और आकर्षक गैर प्रतिस्पर्धी ठेकों का एक सतत सिलसिला वहां देखा जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन भेड़ियों को जल्द ही नए सोवियत शासन के लिए लाभ का एक उपहार मिला। एंटनी सी स्टनन अपनी किताब वॉल स्ट्रीट एट द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में इसके सारे सबूत प्रस्तुत करते हैं। लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन सत्ता में आ गए और वो सही मायने में कम्युनिस्ट थे। सत्ता में आते ही स्टालिन ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकर्स को नियंत्रण में रखा। नेक्स्ट है संस्थाओं की स्थापना। यूरोपीय संघ के वास्तुकार जीन मोनेट ने एक बार लिखा था, मनुष्य के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थाओं के बिना कुछ भी अस्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है, तब अच्छी संस्थाएं इसे बचाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का सपना देखा और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेशी नीति को नियंत्रित करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR बनाया, जो अमेरिका के सरकार के नियंत्रण में ना होकर बैंकर्स का एक गुप्त समूह था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले एक खुफिया बैठक चल रही थी। इस समूह का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ा। यह बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहां से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक ट्राइलेटरल कमीशन बना, जिसमें बाद में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहां बैठकर
दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है। तो नेक्स्ट था महामंदी, यानी कि 1929 से 1933, ग्रेट डिप्रेशन जिसे भी बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के तत्काल बाद फेडरल रिजर्व द्वारा अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी गई, जिससे पैसे की कमी हुई और मंदी आ गई। किंतु रणनीति बदलकर 1920 के अंत से 1929 तक सत्ता कर्ज देकर अमेरिका में पैसे की मात्रा को 62% तक बढ़ा दिया दिया गया। स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा लगाएं, इसीलिए शेयर का मात्र 10% राशि देकर खरीदने या बेचने के नियम बनाए गए। लोगों ने अपनी जमीन तक बेचकर अपना सारा धन इस जुए में लगा दिया, क्योंकि उस समय हर कोई इससे लाभ उठाता दिख रहा था। जब लोगों को सारा पैसा इस जुए में लगा था, तो बैंकरों ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रैश करा दिया। लोगों की सारी संपत्ति एक दिन में ही लुट गई। बाकी शेष कसकर ब्याज दरें बढ़ाकर पैसे की कमी कर मंदी लाकर कर दी गई। 1929 से 1933 तक महामंदी का दौर रहा, जिसमें हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए। बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई और आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए। भीख मांगकर खाना तक मुश्किल हो गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं, फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929 से 1933 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया है। अमेरिकी कांग्रेस संसद सदस्य चार्ल्स मैकफैडन लिखते हैं, महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे, जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सके। चार्ल्स मैकफैडन ने बैंकर्स के विरुद्ध बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जहर की वजह से वे अमेरिकी संसद में ही मर गए। 10 जून 1932 को उनका एक बयान। कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्थान है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है। यह यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और गिराता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत, यानी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो कैसे ख़त्म किया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।